गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो आपका लेसन है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। लेसन नंबर 12 है। इसके बाद हमारा एक लेसन और बच जाता है, वो भी हम जल्दी ही कर लेंगे। आई होप कि मैं इस वीक में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर करा दूं, और क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर पे अपनी अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो लास्ट ईयर की तरह ही होगा, तो आपको पता ही है कि किस तरीके से एग्ज़ाम देने हैं। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, रिपोर्ट हमने एक लेसन जो पिछले साल एक बुक पढ़ाई थी जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में बताया था, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की रिपोर्ट भी लिखी जाती है, तो उसमें भी एक सब्जेक्ट मैटर कंटेंट के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था। बट जब एक ऑडिट रिपोर्ट लिखी जाती है, और ये ऑडिट रिपोर्ट है एक ऑडिटर के द्वारा लिखी जाती है, तो एक ऑडिटर से क्या हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, एक ऑडिटर को किन किन पॉइंट्स को अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए, और जो हमारी वेरियस पार्टीज़ हैं जिनका हमारे जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट है जो उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन सबसे पहले हमने ये लिखा है, उसके बाद हमारे इसके इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट आएगा। द ऑडिटर इज़ द अपॉइंट टू वेरीफाई द अकाउंट्स। यू ऑलरेडी नो कि एक ऑडिटर को हम इसलिए नियुक्त करते हैं अपने बिजनेस में कि जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई कर दे। आफ्टर वेरीफाई करने के बाद, आफ्टर वेरीफाइंग द अकाउंट्स, द ऑडिटर गिव द ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द अकाउंट्स ऑफ द वर्क डन बाय द हिम, जो उसके द्वारा काम किया गया है और विच इज साइन बाय हिम, उसके द्वारा वहाँ पर साइन भी करे जाएंगे। दिस डिस्क्रिप्शन इज नॉन एज द ऑडिट रिपोर्ट। कि ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसको एक ऑडिटर है जो वेरीफाई करता अकाउंट्स को, और एक अकाउंट्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखकर वो अपने साइन करके उसको सबमिट कराता है कंपनी में। दिस इज़ ऑडिट रिपोर्ट। प्रोफेसर जोसेफ और ये है लैंगस्टर है, ये लैंगस्टर, उन्होंने एक डेफिनेशन दी अपनी। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द कलेक्टेड एंड कंसिडर्ड फैक्ट्स। कि रिपोर्ट एक ऐसा प्रतिवेदन है, एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जो कलेक्ट करता है फैक्ट्स को, तथ्य को, सो ड्रॉन अप एज द गिव क्लियर एंड द कंसाइज इंफॉर्मेशन टू द पर्सन। कि जो व्यक्ति हैं उनको एक ऐसी क्लियर स्पष्ट इन्फॉर्मेशन देता है, वो आर द नॉट ऑलरेडी पोसेसन, जिनके जो उनके पास नहीं है पहले से, ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है जो उनके पास पहले से नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर कि ऑफ द फॉल फैक्ट्स एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट, और सब्जेक्ट मैटर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर डाले जाते हैं। सर इसके बाद इम्पोर्टेंट जो इसकी फ़ीचर्स हैं, फ़ीचर्स और बता देता हूँ। और फीचर्स जो हमारी वो फीचर्स हैं कि फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑडिट रिपोर्ट आर ऑब्जर्व्ड। ऑडिट इज़ द समरी ऑफ वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय द ऑडिटर। The report also give detail and all conclusion which the auditor conclude after the verification activities. Sir third है इसमें, if required the auditor gives his view along with the issue in the report। जो अपने views डालता है जो रिपोर्ट होती है। इसके बाद है the report has to signed by the auditor। आपको पता ही है कि यहाँ पर which signed by him, साइन करके देता है कि भाई मेरे द्वारा ये वेरिफिकेशन की गई है। नेक्स्ट इज है कंक्रीट एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रिपोर्ट। जो इन्फॉर्मेशन से प्रिसीव्ड इंफॉर्मेशंस हम रिपोर्ट के अंदर डालते हैं, मींस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट्स। नाउ
इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का सर क्या उद्देश्य होता है? हम जो रिपोर्ट लिखते हैं उसके पीछे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि एक बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले वेरियस पार्टीज़ होती हैं। इन्वेस्टर्स, सबसे पहले हम इन्वेस्टर्स की बात करें। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वह व्यक्ति होते हैं जो कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करते हैं। वो इस वास्ते इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें बिजनेस से कुछ रिटर्न मिलेगा, चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में मिले वो, चाहे हमें डिविडेंड की फॉर्म में मिले। अगर मान के चलो एक हमारे अकाउंट्स में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है या इतने बड़े एरर्स आ रहे हैं अकाउंट्स के, हमारे सामने बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्लियर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो अकाउंट इन्वेस्टर्स हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारा पैसा है जो सही तरीके से बिजनेस में यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ा ही एक इशू है कि भाई जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए जिससे उनको टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर रिटर्न मिलता रहे। बट इसलिए रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर से जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डाली जाती है। इसके बाद सर हमारा है शेयर होल्डर्स। आपको पता है शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर वह व्यक्ति होता है कि जो कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। बट इतने सारे शेयर होल्डर्स होने के वजह से सभी शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करते, क्योंकि वो अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि वो सभी व्यक्ति आकर कंपनी के अंदर काम करें। तो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं अपना काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कराते हैं। वो अपने ऑन बिहाफ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर उनका फुली कंट्रोल होता है, वो काम करते हैं। पर बोर्ड जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो भी तो ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना हम डिविडेंड की फॉर्म में रिसीव्ड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जितना प्रॉफिट होगा डिविडेंड उतना ही मिलेगा उनको। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन से रिपोर्ट के अंदर रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स, वो सभी की सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखी जाती है जो शेयर होल्डर से रेलिवेंट होती है। सर इसके बाद है डायरेक्टर्स। आपको पता है कि डायरेक्टर जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट की उसमें होता है, टॉप मैनेजमेंट में बैठा होता है ये व्यक्ति, यहाँ पर ये बैठा होता है। इसके नीचे अलग अलग व्यक्ति आते हैं, CEO हैं या जनरल मैनेजर्स वगैरह आते हैं। फिर आपके ये टॉप डायरेक्टर्स है। आपको पता है ये सभी जगह काम नहीं कर सकते। अब मान के चलो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या वो सभी देश के जितने भी गांव हैं, क्या देश के जितने भी शहर हैं, क्या सभी अधिकारियों के उनके ऊपर उनकी पकड़ है, सभी लोगों के ऊपर उनकी पकड़ है? ऐसा नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनका जो लिंक होता है वो शहर के जो DC होता है उससे लिंक होता है। DC की जिम्मेदारी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शहर के अंदर एक अच्छा माहौल क्रिएट करे, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो वो सभी मैनेजर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना ही वो समय समय पर उनको ऊपर वो टाइम टू टाइम मतलब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो उनके पास रिपोर्ट जाती है सिर्फ साइन होने के लिए कि ये हमारे साथ हमारी परफॉर्मेंस है सर, ये इसमें आप देख लीजिए। वो फिजिकली बहुत कम चेक कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो रिपोर्ट के माध्यम से वो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर पाते हैं जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं। सर नेक्स्ट है हमारे क्रेडिटर्स। देखिए जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, वो हमेशा ये जानने के लिए ऑलवेज जो यह जानने के लिए रेडी रहते हैं या उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि जो फर्म है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर मान के चलो हमारा जो कोई क्रेडिटर है
और वो ये जानना चाहे, उसने कोई बिजनेस से पैसा लेना है। अब बिजनेस से पैसा उसको तभी मिलेगा जब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। तो हमें बार बार यही कहा जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी हम जानते हैं कि फर्म लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। क्या फर्म अपना जो रीपेमेंट है पेड टू क्रेडिटर तो वो टाइम पर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो सारा इसके अंदर हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। आपको बताया जाता है, जैसे करंट रेशो के बारे में बताते हैं, ठीक है। करंट रेशो आपका 2:1 होना चाहिए, आपका क्विक रेशो है जो वो आपका 1:1 होना चाहिए। तो इससे हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि हमारे पास एसेट्स 2 रुपये है, 1 रुपये की लाइबिलिटीज़ है। इसमें यह है कि 1 रुपये की लाइबिलिटीज, 1 रुपये की एसेट्स हमारे पास। क्विक फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म में बोले हम, सर गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट है वो हमेशा एक ऐसे पिता की भूमिका में होता है कि जो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे सारे बच्चे सही से काम करने लग जाएं और अच्छे से उनका बिजनेस है वो सेटल हो जाए। तो गवर्नमेंट हमेशा ये सोचती है कि अगर देश के अंदर, हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट होगा, औद्योगिक विकास होगा, तो उससे हमारे देश का विकास होगा, उससे हमारे देश की विकास तरक्की होगी और इससे देश के अंदर जो टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हमारे एक्सपोर्ट्स, अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं तो आपको पता है कि हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और जितना हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, अगर बिजनेस हमारे जितने अच्छे ग्रोथ करेंगे, उससे क्या है कि हमारे देश के अंदर जो टैक्सेशन जो कलेक्शन है वो बढ़ेगी। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होगा। ऐसी न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस में होने के कारण सरकार ने उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो लॉस में आने के कारण उनको बंद कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं। तो सरकार भी हमेशा ये जानने का प्रयास करती है कि भाई जो देश के अंदर जो भी इंडस्ट्री चल रही है वो किस स्थिति में चल रही है, देश का आर्थिक विकास कैसे होगा। इसके बाद है टैक्सेशन ऑफिसर। टैक्सेशन ऑफिसर जैसे आपको पता है इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, सेल टैक्स ऑफिसर होता है, कस्टम ऑफिसर्स होता है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो कंपनी है, कंपनी की अगर आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी है तो उसने उसके बदले में कितना टैक्स पे किया है। तो टैक्स को कलेक्ट करने से संबंधित, क्योंकि सरकार का जो आपको पता है आय का जो मेन जो मुख्य जो सोर्स होता है, आय का जो मेन इनकम का जो सोर्स है वो टैक्स ही होता है। टैक्स के थ्रू सरकार कमाती है। इस बार आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा सख्ताई नहीं किया गया, टाइटनेस ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज इससे पता है सरकार को भी कि पिछले लॉकडाउन में सरकार ने काफ़ी लॉस उठाया था। उसकी वजह से सरकार की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो डाउन चली गई। सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो अपने रेगुलर कर्मचारियों का पेमेंट भी टाइम पर कर पाए, पे टाइम पर दे पाए। तो सरकार ने इस बार आमदनी के जितने भी साधन हैं उन सबको बंद नहीं किया, उनको सबको चालू रखा। चाहे आम आदमी की रोजी रोटी बंद हो गई, बट उन्होंने जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था सरकार का उसको बंद होने नहीं दिया। इसके बाद सर हमारा एक कंटेंट आता है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए। आपको पता है कि ऑडिट रिपोर्ट है जो उसके अंदर कंटेंट को रिलेटेड उन्होंने पॉइंट रखे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 of the Company Act 2013, the following points should be clearly specified. Audit report is to be given in the members of the company, whether according to his opinion and
the information available to him and the clarification information of accounts and give all information required by the company act। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाएंगी हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी हमारी कंपनी एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। whether according to his opinion the balance sheet and profit and loss of the financial whether year portray a true and fair view on the statement of affairs and financial position of a company, कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है जो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है बिल्कुल वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है सर हमारे इसमें कि whether he received all such information and clarification if according to his information and belief and necessary for conducting the audit, whether according to his opinion advocate book and accounts has the apparent and their verification required by the provisions of company act maintained by the company and advocate detail has been obtained from those branches not verified by him। सर इसके बारे में बहुत सारी इस तरीके की बातें लिखी हुई जैसे हिज ओपिनियन उसके हिसाब से द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्प्ले विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनानी होती है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता ही है, जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, सेकंड आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है, थर्ड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से है ये। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे 30 से 35 हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है और बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 10 है वो हमारा फिक्स एसेट से रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो हमें पढ़ने हैं। 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, तो आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें लिखा एज पर द सेक्शन 143 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज़ द राइट टू इशू एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द ऑडिटर एंड गवर्नमेंट कंपनीज इंक्लूड सर्टेन पॉइंट दियर ऑडिट रिपोर्ट। उन्होंने जो हमारा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो सरकारी कंपनियां हैं उनको वो निर्देश दे सकता आदेश दे सकता है फॉलोइंग पॉइंट्स के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस accounts of company include all such note and documents from which all the essential information can be obtained। जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उनको वो प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से सर हमारा ये पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर होता है। एक लास्ट में टॉपिक और छोटा सा रह गया, इसको और बता देता हूँ फटाफट कि वे ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब है। एक वर्ड है यहाँ पर ट्रू एंड फेयर, आपको पता है ट्रू एंड फेयर वर्ड है ये हमारा। व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड एज पर द कंपनी एक्ट 1913, जब हमारे जो कंपनी एक्ट 1913 हुआ करता था पहले, जब हम बुक्स बनाते थे तो उस समय हम एक वर्ड यूज करते थे, देन द वर्ड्स ट्रू एंड करेक्ट वर यूज। ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट वर्ड यूज करते थे अकॉर्डिंग टू 1913 कंपनी एक्ट। ट्रू एंड करेक्ट वर्ड यूज करते थे, बट नाउ एज पर द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी 2013 में ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज करने लगे। अब हम अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 वी वर यूज्ड ये ट्रू एंड फेयर वर्ड्स, बट नेक्स्ट फेयर एंड आर यूज दिस वर्ड क्लैरिफाइड एंड फॉलो। इनका मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। द वर्ड करेक्ट एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जो आपका जो ये वर्ड है करेक्ट, करेक्ट वर्ड आपको इस बात का एक मेंशन करता है, इस बात की बताता है कि आपके बिजनेस अकाउंट्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, ठीक है। वेयर एज द वर्ड फेयर, जो फेयर वर्ड है, अब यहाँ पर हमारे दो ट्रू तो सेम है, ट्रू को ट्रू से काट देते हैं, बट ये दोनों वर्ड हमारे अलग अलग आए, फेयर एंड करेक्ट। करेक्ट वर्ड जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बिजनेस में है, बट फेयर वर्ड्स स्टैंडर्ड फॉर द एक्चुअल पोजीशन। फेयर वर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड वर्ड्स ऑफ द एक्चुअल पोजीशन, की फर्म की जो पोजीशन है वो एक्चुअल में है, जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट शो करा रही है। नेक्स्ट है इसके अंदर द वर्ड करेक्ट सो दैट द फाइनेंशियल डिटेल आर द करेक्ट फ्रॉम द अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट डज नॉट सो वेदर द फाइनेंशियल डिटेल पोस्टिंग एक्चुअल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट द वर्ड फेयर सो द फेयर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फेयर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शो कराती है। और नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा ये लेसन। आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में मैंने आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ना। फिर भी कोई पॉइंट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में, और इसका एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।